नमस्कार दोस्तों, मैं एक ही आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला द पार्ट टू सक्सेस में। भारतीय राज्य व्यवस्था की सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी से या भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान से संबंधित उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वन टाइम सोल्यूशन रहेगा, जहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म पे सभी चीजें मिलेंगी। अब भारतीय संविधान की आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, भारतीय संविधान के बैकग्राउंड के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी घटनाक्रम रही जिसके आधार पर भारतीय संविधान का वास्तविक स्वरूप निखर के आया। इसके लिए आपको कुछ डेट्स के बारे में याद रखना पड़ेगा, जैसे 1600, 1600, 1857। 1600 वो डेट है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार की मंशा से आती है। इसकी मंशा तो भारत में सिर्फ व्यापार करने की थी, पर 1600 ईस्वी में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आती, देखती है कि भारत का जो प्रशासनिक स्तर है वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं है। इस दशा में वो धीरे धीरे 173 वर्षों का वक्त लेती है। 173 वर्षों तक भारत में सिर्फ करने के विचार में सोच रही होती, पर 1773 173 वर्ष पूरे होते ही भारत में एक रेगुलेटिंग एक्ट पेश करती है। इसके माध्यम से भारत में वास्तविक सत्ता जो होती है, वास्तविक सत्ता का स्थानांतरण ब्रिटेन अपने अधीन कर लेता है या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर देता है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैरों को फैलाती रहती है और भारत में जो व्यापार करने आई कंपनी थी वो भारत में धीरे से व्यापार छोड़ के भारत में प्रशासनिक स्तर पे शासन करने लगती है। इसकी शासनिक दशाएं कुछ इस तरह से देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के ब्रिटेन को शामिल किया जाए, ब्रिटेन को दिया जाए। ये ब्रिटेन की कॉलोनी न बन के ब्रिटेन का एक व्यापारिक हब बन गया। तो भारतीय जनता थी, भारतीय जनता का धीरे धीरे शोषण करने लगी। शोषण से मुक्त होने के लिए भारत ने एक विरोध किया, भारतीय जनता ने एक विरोध किया जिसको 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से व्यापारिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता छीन ली गई और छीन के केवल ब्रिटेन के वास्तविक अधीन या ब्रिटेन के शासन के अधीन या क्राउन के अधीन कर दी गई। मतलब 1758 या 1757 की क्रांति से पहले हम एक ब्रिटेन की एक कंपनी के अधीन शासन व्यवस्था थी, पर 1757 के बाद, सॉरी, 1857 के बाद ये प्रशासनिक स्तर ब्रिटेन की सरकार के अधीन हो जाती है। धीरे धीरे ब्रिटेन की सरकार भी भारत में शोषण बढ़ाती जाती है, भारत को इस दशा से मुक्त कर देती है या इस दशा तक लाती है कि भारत में लगातार विद्रोह होने लगते हैं। उन विद्रोहों से निपटने के लिए फिर 1947 को भारत को आजादी मिल जाती है। भारत की आजादी के बाद फिर एक नया कार्यक्रम स्टार्ट होता है 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक, जब भारतीय संविधान का वास्तविक स्वरूप निखर के आता है। भारतीय संविधान के वास्तविक स्वरूप के निखर आने के बाद अभी तक कई संशोधन हुए, उन सभी संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। अब भारतीय संविधान से इससे ज्यादा क्वेश्चंस कहीं पर भी नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन या ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार शासन किया। अब 1600 में आई हुई कंपनी कब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आती है। 1773 के बाद वो पिट्स इंडिया एक्ट लेके आती है 1784 में। इस आधार पे शासन व्यवस्था को हम लोग दो चरणों में बांटते हैं। एक कंपनी के आधार पे शासन, कंपनी के आधार पे शासन 1773 से लेकर 1857 तक चलता है। इसके बाद 1857 की क्रांति के फलस्वरूप शासनिक कार्यक्रम भी ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अब भारत पे शासन करना डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाता है। तो 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश शासन भारत पर शासन करता है। इस दौरान 6 महत्वपूर्ण रूल्स बनाए गए कंपनी के आधार पर। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, चार आते हैं चार्टर एक्ट। 1793 चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। याद रखिए, चार्टर एक्ट प्रथम, चार्टर एक्ट प्रथम, चार्टर एक्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, चार चार्टर एक्ट, दो एक रेगुलेटिंग और एक पिट्स इंडिया एक्ट। इसके जब ब्रिटिश शासन के अधीन आता तो ब्रिटिश शासन में भारत शासन अधिनियम के नाम से उसके रूल्स पारित किए गए। भारत शासन अधिनियम के माध्यम से पारित किए गए। तो पहला कब आएगा, जब 1858 अठारह 1700 सॉरी 1857 की क्रांति होती है, तो उसके तत्पश्चात 1858 में आता है। 6 महत्वपूर्ण रूल्स यहाँ पर भी है। 1858 भारत शासन अधिनियम, 1861 भारत शासन अधिनियम, 1892 भारत शासन अधिनियम, 1919 भारत शासन, 1909, 1919 और 1935 भारत शासन अधिनियम। इस आधार पर ब्रिटिश शासन भी भारत में अपना शासन करता है। शासन के दौरान इनका मुख्य मंशा इस तरह से रहती थी कि भारत का मैक्सिमम शोषण कर सके। ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ये केवल और केवल एक व्यापारिक कंपनी थी, तो इनको केवल प्रॉफिट से मतलब था। इन्होंने भारत में मुख्य तौर पर प्रॉफिट को ही महत्वता दी। प्रॉफिट के चलते हुए धीरे धीरे इन्होंने भारत पे विद्रोह
जो भारतीय विद्रोह था उसको दबाने की कोशिश की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। इस ईस्ट इंडिया कंपनी में भी सेम हालत रही, धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमारी चर्चाएं किस तरह से होगी। हमारी चर्चा स्टार्ट होगी 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, फिर 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935। यहाँ के बाद हम लोग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास एवं भारत में ब्रिटिश सत्ता की दखल को समाप्त करेंगे। और फिर हम लोग चर्चा करेंगे 1947 से लेके 1900 या 1935 के बाद ही 1947 में जब भारत आ जाए तो 1950 तक के बारे में चर्चा करेंगे सेकंड चरण में। और थर्ड चरण में हम लोग इसमें हुए वर्तमान संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, ये रेगुलेटिंग एक्ट जैसे कि आपको नाम से कंफर्म हो रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, इसको चलिए ठीक करवा लेंगे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है? आपने गैस चूल्हा देखा, एग्जाम्पल देखिए। गैस चूल्हे में क्या होता है, जो रेगुलेटर होता है वो सिलेंडर के पास लगा होता है, थोड़ा सा दूर। मतलब क्या है, जैसे अगर आप चूल्हे को भारत मान लें और जो गैस सिलेंडर था, ये जो टंकी थी, उसको ब्रिटेन मान लें, तो क्या है, दूर से भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को हैंडल करना। नाम से इस कार्य पर डिपेंड करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1773 में रेगुलेटिंग आया। इसके माध्यम से ब्रिटेन चाहती क्या थी, दूर बैठे हुए भारत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पे अपना दखल या संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अधीन करना। नाम कंफर्म, रूल खत्म। इस दौरान भारत पे कुछ रूल्स लाए गए। सबसे पहले आपको 4 रूल्स के बारे में याद रखना है, यही 4 रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। पते की केवल 4 बातें हैं। सबसे पहले, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, 1773 में रेगुलेटिंग आई, इस 173 वर्षों के दौरान ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 मुख्य कॉलोनियां बसाई। एक बंबई, मद्रास और बंगाल। इन तीनों कॉलोनी में एक एक शीर्ष अधिकारी नियुक्त किए गए, जिनको गवर्नर बोलते थे। मतलब क्या है, कंपनी के अधिकारी हैं परंतु शीर्ष अधिकारी हैं। जैसे भारत में किसी भी कंपनी के पास सीईओ होता है, उसी तरह उस समय इनमें गवर्नर होते थे। बंबई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, मद्रास के गवर्नर के बाद, सॉरी बंबई लिख दिया फिर से, ये हाँ बंगाल होगा, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर। पहला काम किया गया, पहला काम आते ही शुरुआत की कि तीनों गवर्नर की समाप्त करके केवल एक गवर्नर बनाया गया। अभी तक ब्रिटेन को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसी भी चीज को पता करना होता था, तो पता करने के लिए 3 अलग अलग लोगों से पूछते थे। अब उसने एक पद बनाया, उस पद का नाम रखा बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये उस समय कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जनरल। एक सेकंड में इसको ठीक कर लेता हूँ, तो याद रखिए, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल। उस दौरान ये भारत में थे कौन? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक, हेस्टिंग्स। अब समझिए क्या है, भारत में 1600 लेकर 1773 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 स्थानों पर अपनी कंपनी क्षेत्र में शामिल किए थे, बंबई, मद्रास और बंगाल। तीनों में एक एक अधिकारी होता था। इस अभी तक ब्रिटेन में किसी के बारे में कोई भी चर्चा करनी होती तो 3 लोगों को बुलाना पड़ता था। अब 3 लोगों को बुलाने की जगह केवल एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल। उस तत्कालीन गवर्नर जनरल का आप नाम याद रखिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सबसे पूछा जा सकता है काम कौन कौन से हुए। सबसे पहले तीनों प्रेसिडेंसी को एक किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तीनों की शक्तियों को एक स्थान पर सम्मिलित किया गया। साथ में गवर्नर का पद को रीनेम किया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से। सेकंड, जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये उच्चतम न्यायालय उस समय था कहाँ? तत्कालीन कलकत्ता में था। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 की जगह उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में। रूल्स पारित हो गया था, परंतु इसका निर्माण करते करते 1 वर्ष लग जाता है। इसकी दशा क्या थी? एक चीफ जज, साथ में 3 उसके सब ऑर्डिनेट जज होते थे। थर्ड काम जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि अभी तक कंपनी के अधिकारी करते क्या थे, वो खुद का व्यापार करने लगे थे। खुद का व्यापार का मतलब क्या था? जैसे सपोज ये एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जो ब्रिटेन से चला और भारत में आया। उसने भारत के लोगों से सामान खरीदे और जाके ब्रिटेन में बेच दिया। इस दौरान उसने कुछ डाटा अपने बिल बुक में दिखाए और कुछ उसने पर्सनल व्यापार कर लिया। जब वो पर्सनल व्यापार करते थे तो लगातार कंपनी का नुकसान होता था। तो कंपनी ने अपने नुकसानों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत में किए जाने वाले पर्सनल व्यापार को समाप्त कर दिया। और पर्सनल व्यापार को समाप्त करने के उपहार को समाप्त किए गए।
रिश्वत लेने को समाप्त किया गया, साथ में निजी व्यापार को समाप्त किया गया। ठीक, ये 3 पॉइंट्स याद रखिए, निजी व्यापार को समाप्त किया गया। और चौथा पॉइंट्स क्या है जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हो जाता है कंपनी में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट्स की स्थापना की गई। मतलब कुछ लोगों का ग्रुप रहेगा जो भारत में कंपनी के अधिकारों की रक्षा करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट की स्थापना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट के माध्यम से क्या है, भारत में जो राजस्व प्राप्ति थी उस पर निरीक्षण किया जाएगा, साथ में नागरिक के बारे में और सैन्य शक्तियों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको एक बार डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या इस स्ट्रक्चर में नोट कर सकते हैं। पहले आपने समझने के बाद नोट करने की बारी आती है। बंगाल, बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल, मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल की गवर्नर के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर के पद का नाम परिवर्तित करके बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। और पहले थे कौन? वारेन हेस्टिंग्स। नाम याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उस उच्चतम न्यायालय का प्रारूप क्या था? एक चीफ जज तथा 3 सब ऑर्डिनेट जज। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार और रिश्वत पर रोक लगाई गई। इसके साथ कौन से कार्य हुए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट के माध्यम से कंपनी अब राजस्व के बारे में निर्धारण करेगी कि भारत में राजस्व किस तरह तो कहां से लेंगे, साथ में भारत में नागरिकों से संबंधित रूल्स बनाने और सैन्य शक्तियों के बारे में निर्णय लेगी। मतलब अब सैन्य शक्तियों के बारे में, राजस्व से संबंधित और नागरिकों से संबंधित इन सभी मामलों के बारे में अगर कंपनी को ब्रिटेन को किसी से पूछना होगा तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट या कंपनी के गवर्निंग बॉडी से पूछेंगे। ये था 1773 के बाद। इसके बाद 1784 में इसमें जो रूल्स बचे थे, जो कमियां थी, उनको 1773 के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से सुधारा गया। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग चर्चा करेंगे 1784 के बारे में, साथ में 1793 चार्टर एक्ट। अगर क्लासेस अच्छी रही तो 1793 का चार्टर एक्ट सेकंड और चार्टर एक्ट थर्ड भी कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट क्लासेस का टर्नओवर ये रहेगा कि 60 डेज में हम लोग कंप्लीट कवर करें कि भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर न जाए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों में से किसी एक ग्रुप से जुड़ना होगा। अगर आपकी इच्छा करें तो दोनों जगह से, बाकी जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बने हुए हैं, आप चाहें तो ज्वाइन करिए वरना मत करिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। इंडियन पॉलिटिक्स सेशन को यहीं समर अप करते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट पढ़ने के लिए लगातार आतुर रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही।